बड़ी हैरान करने वाली खबर निकल करके सामने आई और जैसे ये खबर निकल करके सामने आई लोगों के कान खड़े हो गए। खबर यह थी कि भाजपा के एक पूर्व प्रवक्ता को हाईकोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया और जैसे ही खबर निकल करके सामने आई सबने इसके बारे में तुरंत रिसर्च करना शुरू कर दिया और जब रिसर्च करना शुरू किया तो फिर उसके बाद में बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई। आप जरा तस्वीर देखिए एक बार, स्क्रीन पर आपको बीजेपी की एक प्रवक्ता नजर आ रही हैं जो कि टीवी डिबेट्स में भी हिस्सा ले रही हैं। टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेने वाली बीजेपी की इस प्रवक्ता का नाम है आरती साठे। आरती साठे भाजपा की महाराष्ट्र की प्रवक्ता थी। कुछ वक्त तक ये महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही थी। अलग अलग चैनल्स में जाना, पार्टी का पक्ष रखना, ये सब काम इन्होंने किया, लेकिन इसके बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद में अब इनको हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर नियुक्ति मिली है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाई कोर्ट में एडिशनल जज के पद पर जो नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम सिस्टम के तहत होती है और कॉलेजियम सिस्टम का मतलब यह है कि यहां पर कोई ऐसा नहीं कि टेस्ट देना है, एंट्रेंस टेस्ट देना है, यहां पर तो सिफारिश पर भर्ती होती है। आप जरा खबर देखिए, भाजपा की पूर्व प्रवक्ता आरती साठे को मुंबई हाईकोर्ट की जज नियुक्त किया गया है। आरती साठे को सीधे जज की नियुक्ति नहीं हुई है बल्कि उन्हें एडिशनल जज के रूप में कॉलेजियम की सिफारिश पर नियुक्त किया गया है। आरती साठे ने बीजेपी में रह करके प्रवक्ता की भूमिका निभाई थी, लेकिन इसके बाद में उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी। वह एक वरिष्ठ वकील है और काफी लंबे समय से बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। 2023 में कॉलेजियम ने उनके नाम की अनुशंसा की थी, यानी सिफारिश की थी, जो अब राष्ट्रपति द्वारा मंजूर की गई है। भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के जरिए होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है 2023 में इनके नाम की अनुशंसा यानी सिफारिश की जाती है और अब राष्ट्रपति ने इनके नाम को जो है मान लिया है, मंजूरी दे दी है और अब जो है ये एडिशनल जज बन गई है। एडिशनल जज बन गई है और एडिशनल जज बन करके अब ये वहां पर फैसले सुनाएगी। आपको याद होगा हाल में मुंबई से दो बड़े फैसले निकल करके सामने आए थे। एक फैसला मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का फैसला और दूसरा फैसला निकल करके सामने आया था मालेगांव बम ब्लास्ट का फैसला, और ये दोनों फैसले अपने आप में अलग अलग वजहों से चर्चा में रहे थे। अब ये जो है जज बनेंगी, एडिशनल जज हैं अभी, फिर उसके बाद में जज बन जाएंगी, तो ये क्या कुछ फैसले सुनाएंगी, इस बात को लेकर के भी लोगों को इंतजार रहेगा। और वैसे भी जजों की जो नियुक्ति होती है या जज जिस तरीके से बनते हैं, तो पहले वो वकील रहते हैं, फिर उसके बाद वो जज बन जाते हैं, और कौन किसका वकील होता है और उसके बाद में जब जज बनता है तो क्या कुछ सुनाते हैं, इस बात को लेकर के बहुत बार सवाल खड़े होते हैं। याद करिए जिस वक्त में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी गुजरात के अंदर, उस वक्त में भी ये कहा गया था कि राहुल गांधी को जिन जजों ने सजा सुनाई थी वो एक वक्त में अमित शाह के वकील रह चुके थे। तो बहुत सारी बातें बहुत सारे तरीके से देखी जाती हैं, अलग अलग चश्मे से अलग अलग चीजों को देखा जाता है। अब इसको लेकर के राजनीति गर्म हो गई। नाना पटोले और रोहित पवार दोनों ने क्या कुछ इस पर कहा है, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। नाना पटोले कांग्रेस के नेता, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और ट्वीट करके नाना पटोले ने कहा कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता रही आरती साठे की सीधी मुंबई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्ति की गई है। यदि किसी राजनीतिक व्यक्ति की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होती है तो ऐसे व्यक्ति से दिया जाने वाला न्याय निष्पक्ष होगा ही, इसकी गारंटी कौन देगा। यह बात केवल चिंताजनक ही नहीं बल्कि लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। इसलिए माननीय मुख्य न्यायाधीश को इस मुद्दे का संज्ञान लेना चाहिए। अब नाना पटोले कह रहे हैं कि सीधे उनको हाईकोर्ट के अंदर, मुंबई हाईकोर्ट के अंदर उनको न्यायाधीश के पद पर बैठा दिया गया है। अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, वो सीधे डायरेक्ट जो है वो जज के पद पर नहीं बल्कि एडिशनल जज के पद पर बैठी है। एडिशनल जज उनसे छोटे वाली पोस्ट होती है। इसके बाद में रोहित पवार, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया और रोहित पवार क्या कह रहे हैं सुनिए। सार्वजनिक मंच से सत्तारूढ़ पार्टी का पक्ष रखने वाले व्यक्ति की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होना
लोकतंत्र पर किया गया सबसे बड़ा आघात है। इसका भारतीय न्याय प्रणाली की निष्पक्षता पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति के पास में न्यायाधीश बनने की योग्यता है, सीधे किसी राजनीतिक व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना क्या न्यायपालिका को एक राजनीतिक अखाड़ा बनाने जैसा नहीं है? सत्ता पर नियंत्रण बना रहे, सत्ता का केंद्रीकरण न हो, इसके लिए संविधान में विभाजन की शक्ति का सिद्धांत अपनाया गया है। किसी राजनीतिक प्रवक्ता की न्यायाधीश पद पर नियुक्ति क्या इस सिद्धांत और व्यापक रूप से संविधान का उल्लंघन नहीं है? जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर बैठा व्यक्ति राजनीतिक पृष्ठभूमि रखता हो और सत्ताधारी दल में किसी पद का लाभ उठा चुका हो, तब यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि न्याय प्रक्रिया में राजनीतिक द्वेष की कोई भूमिका नहीं होगी? क्या एक राजनीतिक व्यक्ति की इस तरह की नियुक्ति से पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल नहीं खड़े होंगे? यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि नियुक्ति व्यक्ति की योग्यता पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया में यह भावना आहत हो रही है कि न्याय किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के आम नागरिक के लिए होना चाहिए। इसलिए संबंधित राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति की न्यायाधीश पद पर नियुक्ति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। माननीय मुख्य न्यायाधीश को भी इस विषय पर मार्गदर्शन देना चाहिए। कुल मिलाकर के आसान भाषा में बात यह है कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता की जज के तौर पर, एडिशनल जज के तौर पर नियुक्ति को लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां कह रही कि ऐसे में आप किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को अगर जज की कुर्सी पर बैठा देंगे तो उसके बाद में न्याय की कहां पर उम्मीद की जाएगी? और वैसे भी न्याय को लेकर के आजकल बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। दो फैसले, हाल के दो फैसले आप देखिए जो महाराष्ट्र से ही निकल करके सामने आए। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का फैसला, 2006 का फैसला, इस फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 21 जुलाई 2024 को फैसला सुनाया जिसमें 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी और मामले की आगे की सुनवाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। वहीं दूसरा फैसला मालेगांव बम ब्लास्ट का 2008 का फैसला, और इस मामले में मुंबई की एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 31 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित समेत 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। अब दो बड़ी बातें यहां पर, दोनों फैसले, ये मालेगांव बम ब्लास्ट का फैसला और उसके साथ साथ मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का फैसला, ये दोनों फैसले महाराष्ट्र से निकल करके सामने आए, मुंबई से निकल करके सामने आए और मुंबई हाईकोर्ट में ही अब भाजपा की ये पूर्व प्रवक्ता वो एडिशनल जज बन करके जा रही। मुंबई हाईकोर्ट की एक बेंच कहती है कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के जो आरोपी थे उनको सबको बरी कर दिया जाता है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ जो है सरकार चली जाती सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दी। और दूसरे फैसले में जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, इसमें भी बरी कर दिया, लेकिन इसमें सरकार जो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। तो ये भी यहां पर समझ में आता है कि कैसे सुविधा के अनुसार से राजनीति की जा रही है। हाल में ही अगर कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब का बयान बहुत वायरल हुआ। जज साहब दीपांकर दत्ता, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये कौन होते कहने वाले कि चीन ने हमारी कुछ जमीन कब्जा रखी है और ऐसा कोई सच्चा भारतीय नहीं कह सकता है। ये बयान, ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत वायरल हो गई कि भाई ये सच्चा भारतीय वाला मैटर क्या है। सच्चा भारतीय का क्या चक्कर है? जब आप विपक्ष से नेता हैं तो आपके पास में तो ये अख्तियार होना ही चाहिए और आपको ये जिम्मेदारी निभानी ही चाहिए कि अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो उसको लेकर के आप सरकार से सवाल पूछें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि भाई आप सवाल पूछे तो सोशल मीडिया में मत पूछिए, संसद में पूछिए। राहुल गांधी तो संसद में भी सवाल पूछ रहे थे, सोशल मीडिया पर भी पूछ रहे थे, अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी पूछ रहे थे। लेकिन किस तरीके से जो चीजों को सेट किया जा रहा है, यह अपने आप में बड़ी अजीब बात है। आज एक बड़ा रोचक सवाल सबके सामने आया, सच्चा भारतीय कौन है? सच्चा भारतीय वो जो भारत के संविधान पे भरोसा रखता हो, उस संविधान पे जो हर सच्चे भारतीय को अपने द्वारा चुनी गई सरकार से सवाल पूछने की अनुमति देता है, अधिकार देता है और हिम्मत भी देता है। आज 150 करोड़ लोगों के मन में कई सवाल हैं चीन को लेकर, विशेष तौर पे आज चीन पर ही बात कर रहे हैं।
कि अगर कोई घुसा ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है हमारी सीमाओं में, जो कि क्लीन चिट में प्रधानमंत्री ने जून 2020 में कहा था चीन के लिए, तो गलवान में हमारे 20 बहादुर शहीद कैसे हुए? यह हर व्यक्ति के मन में सवाल है। आज चीन और पाकिस्तान के बीच जो मिलीभगत हो रही है, जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त देखने को मिली, हम सब हैरान हैं कि किस तरह की विदेश नीति है हमारी। यह सवाल पूछना हमारा हक है। यह हक हमें संविधान से मिलता है। आज ये एक और सवाल हर सच्चे भारतीय के मन में है कि चीन पर से वीजा रेस्ट्रिक्शंस क्यों हटा दी गई? आप प्रधानमंत्री जी लफाजी करते हुए कहते हैं कि छोटी छोटी आंख वाले गणेश जी, तब भी चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखा पाते आप। फिर आप व्यापार भी चालू रखते हो चीन के साथ, आप वीजा रेस्ट्रिक्शंस भी हटा देते हो चीन पर से, आप पीएम केयर फंड में पैसे भी ले लेते हो चीन की ब्लैकलिस्टेड कंपनीज से। यह हर सच्चा भारतीय जानना चाहता है कि आप ऐसा क्यों करते। एसपी लेह के उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां हम अब नहीं जा पा रहे हैं। 20 अप्रैल 2020 को जो यथास्थिति थी, वो यथास्थिति क्या बन गई है? क्या वापस मिल गई है? नहीं। हर सच्चा भारतीय जानना चाहता है क्यों। और जब सच्चा भारतीय पहलगाम में हुई आतंकी हमले से दुखी होता है, आहत होता है, क्रोधित होता है, तो वो सवाल पूछता है अपनी सरकार से। तब क्या कोई उन्हें पलट कर ये कह सकता है कि आप तो पहलगाम गए नहीं, आप क्यों सवाल पूछ रहे हो? जी नहीं, नहीं पूछ सकता। सवाल पूछे जाएंगे, जवाब मिलने चाहिए। और जब भी सच्चे भारतीय के मन में विश्वास टूट जाता है कार्यपालिका को लेकर, तो वो न्यायपालिका की तरफ बड़ी उम्मीदों से देखता है। और जो ताकत, जो हिम्मत सच्चे भारतीय के मन में सवाल पूछने के लिए होती है, वो इसी न्यायपालिका की वजह से होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि सवाल पूछने की हमारी आजादी, सवाल पूछने की हमारी हिम्मत न्यायपालिका हमेशा बचा के रखे। इसको लेकर के प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा खोल दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे भाई के ऊपर जिस तरीके से टिप्पणी की गई है, माननीय जजों का पूरी तरह से सम्मान करती हूं, लेकिन मेरा भाई सेना का कभी अपमान कर ही नहीं सकता है। राहुल गांधी सेना को सम्मान के मामले में सबसे ऊंचे स्थान पर रखते हैं। और जिस तरीके से जज साहब ने जो बयान दिया है या उन्होंने जो टिप्पणी की है, इसको गलत संदर्भ में पेश किया गया। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीज़ें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है। मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है, सबसे बात करें, कह दें, चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब? ये रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा यार पूरे देश भर में करा रहे हैं, पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की, इस पे भी चर्चा करिए, देश को सुनने दीजिए। हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे। और जज साहब कह रहे थे कि आप संसद में मामला उठाइए, और आप क्या वहां पर गए हैं? राहुल गांधी एक्चुअल में गए थे। राहुल गांधी लद्दाख में गए थे, अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गए थे। और भारत जोड़ो यात्रा चूंकि सीधी चली गई थी, कश्मीर श्रीनगर, लद्दाख साइड में रह जाता है, तो लद्दाख वो स्पेशली अलग से गए थे यात्रा करने के लिए। और उस वक्त में वहां के स्थानीय लोगों ने राहुल गांधी से क्या कहा था उस वक्त में, सुनिए। तो ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग में? फिंगर 4 से यहाँ
कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन ने ले ली सब। ये मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन नहीं ली। नहीं, मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया। यहीं के रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हमसे रहे। तो यहाँ जब प्रधानमंत्री आए थे ना, लद्दाख आए थे? नहीं है, यहाँ नहीं नहीं तक आए। यहाँ तो यहाँ नहीं आते। सबसे दिक्कत ये है कि यहाँ के लोगों के लिए पार्शियल लैंड का सबसे दिक्कत है। अगर हमें 5 प्रैक्टिस की तरह जाने नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ। हम तो पूरा इसी भेड़ बकरी से गुजारा करते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि सिलिगुड़ी चिकन नेक है, ये भी चिकन नेक हो गया था। अगर इन्होंने गलवन से थोड़ा सा 1 किलोमीटर के रेंज पे है, अगर ये काट लिया तो हमारा टेक डिब्यू देवतांग ऑल आर ऑफ फ्रॉम देयर ओनली। हम रहते हैं यहाँ पे, अगर हम भी मूव ऑन हो गए दिल्ली के लिए, हम भी जा सकते हैं, वहाँ पे घर बना सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए इवन हमें हेल्प करना चाहिए। यहाँ के लोकल लोगों का लोन सैंक्शन अच्छे से हो, अच्छे से इनको बिल्ड अप करने का मौका दें, ताकि ये यहाँ पे बॉर्डर पे रहें। अब उनसे वो सारी सुविधाएं हटा दी जाए तो वो भी मूव ऑन हो जाएगा। कुल मिलाकर के सारे मामले बताते हैं कि जजों की नियुक्ति को लेकर के बहुत पहले से विवाद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोलिजियम को लेकर के तो खुद भाजपा ही बहुत बार सवाल खड़े करती रही है। और अब भाजपा की एक पूर्व प्रवक्ता को इस तरीके से अब जो है वो अगर हाईकोर्ट की एडिशनल जज बनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है विपक्ष के नेता इस पर सवाल तो खड़े करेंगे ही। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।